हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बच्चों, हमने लास्ट क्लास डेप्रिसिएशन जो है हमारा चैप्टर वो शुरू किया था और उसके बारे में हमने उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें हमने दो मेथड पढ़े, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और उसके बाद हमने आगे कौन सा मेथड कंटिन्यू किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि उसके अंदर मशीनरी अकाउंट मतलब कोई भी एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट वही था। अब बस हमें उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा जो है वो डेप्थ में पढ़ना है, तो हमें और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसी मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में करनी होगी। तो आज की जो क्लास है वो उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने साफ साफ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एशमिक ब्रदर्स परचेज द मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में और जो हमने लास्ट क्लास क्वेश्चन किया था उसमें डिफरेंस ये था कि बच्चों जो मशीनरी पिछले क्वेश्चन में ख़रीदी गई थी वो 1 अप्रैल को ख़रीदी थी, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में। ये हर बार कंपलसरी नहीं होता, मशीनरी निकालने का कोई मुहूर्त नहीं होता। मशीनरी जो है वो कभी भी ख़रीदी जा सकती है। तो मशीनरी ज़रूरी नहीं कि हर बार 1 अप्रैल को ही ख़रीदी जाए। मशीनरी मिड ऑफ द ईयर कभी भी ख़रीदी जा सकती है। वो 1 अक्टूबर, वो अगस्त, वो सितंबर, जुलाई, नवंबर, कभी भी किसी भी मंथ में मशीनरी को ख़रीदा जा सकता है। सवाल उठता है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का। तो अब अगर हम मशीनरी को ईयर के मिड में ख़रीदते हैं, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में नहीं ख़रीदा हमने, ईयर के मिड में ख़रीदा, तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन क्या होगी वो इसमें हम सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो मशीनरी को परचेज़ किया है 1 अक्टूबर 2020 को परचेज़ किया है, वो भी 1 लाख रुपए की मशीनरी है। और उसके ऊपर हमने ब्रोकरेज दी है 20,000 और इंस्टॉलेशन दी है 30,000। मैंने क्या कहा था, मशीनरी को ख़रीदते वक्त जितने भी खर्चे होंगे वो उसी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मशीनरी कितने की हो गई, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 1,50,000। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने ऊपर डेट लिखी हुई है कि हमने जो मशीनरी खरीदी है वो कब खरीदी है, 1 अक्टूबर। हमारा अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो ये 6 महीने की कहानी मैं आगे बताऊंगा। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं वो 10% पर एनम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2023। 3 सालों का हमें अकाउंट मेंटेन करना है। तो बेसिकली स्टार्टिंग तो वहीं से होती है जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले हम डेट डालते हैं 2020। हमने जिस डेट में मशीन को परचेज़ किया है वो डेट आएगी अक्टूबर 1। और यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी कोई मशीन ख़रीदते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, टू बैंक अकाउंट। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो मशीनरी को ख़रीदा है वो कितना ख़रीदा है, 1 लाख प्लस 20,000 ब्रोकरेज प्लस 30,000 का हमारा क्या है उसके अंदर इंस्टॉलेशन। तो हमारे मशीनरी की वैल्यू कितनी हो चुकी है बच्चों, 1,50,000। तो यहाँ पे 2021 इस साल हमने और कुछ भी नहीं किया, बस हमें क्या करना है, मशीन को यूज़ करना है। यूज़ का मतलब क्या होता है बच्चों, डेप्रीशिएट करना है। तो यहाँ पे मार्च 31 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, यूसेज। मतलब आप जितना एसेट को यूज़ करोगे आप उतना ही डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करोगे। बिना यूसेज के डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात आ रही है मशीनरी की यूसेज पे, कि भैया आपने कितना यूज़ किया, आपने कितना घिसा है मशीनरी को। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमने जो मशीनरी को यूज़ किया है पूरे साल यूज़ नहीं किया है। हमने सिर्फ मशीनरी को कितना यूज़ किया है, 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने ही इस्तेमाल किया गया है मशीनरी को। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है यूसेज। तो जितना यूज़ करो और डेप्रिसिएशन भी उतना ही चार्ज करो। तो यहाँ पे हमारे अगर एसेट की वैल्यू है 1.5 लाख और डेप्रिसिएशन कह रहा है कि 10% पर एनम है। पर एनम मतलब पूरे साल का 10%। तो क्या हमने एसेट को पूरे साल यूज़ किया है, नहीं। तो हम डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाएंगे, क्या ये फेयर होगा, नहीं। सर जितना यूज़ किया बस उतना ही डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन का मतलब है यूसेज। तो यूसेज हमारा सिर्फ कितने महीने का है, 6 महीने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6/12। जितने महीने का हम यूसेज करते हैं उतने ही महीने का बच्चों हम क्या लगाते हैं, डेप्रीसिएशन। क्लियर है। तो 1.5 लाख का 10% वो भी 6 मंथ का, तो ये आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 7,500। तो ये याद रखें, जितना महीना यूज़ करो उतने ही महीने का क्या लगाओ, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कहानी वहीं से रिपीट होगी कि भैया हमारे पास एसेट
1.5 लाख की थी, 1.5 लाख में से हमने कितना यूज़ किया 7500 हमारे पास बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया 1,42,500 रुपीज़। यहाँ पे क्लोज़ कर दो और यहाँ भी क्लोज़ कर दो 1,50,000 एंड 1,50,000 रुपीज़। अब जो हमने इस ईयर में क्लोज़ किया है नेक्स्ट ईयर में उसे ओपन करेंगे 2021। डेट क्या आएगी बच्चों अप्रैल 1। यहाँ पे क्या लिखोगे आप टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस जो क्लोजिंग था उसे ओपनिंग करेंगे 1,42,500। अब यहाँ पे हमने इस साल भी हमने और कुछ नहीं किया है, बस इस एसेट को क्या किया है हमने यूज़ किया है, जो कि क्वेश्चन में कह भी रहा है। तो इस एसेट को हमने यूज़ किया है फिर से पूरे साल, तो 2022 यहाँ पे क्या आएगा March 31। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डेप्रीसिएशन कितना आएगा, क्या डेप्रीसिएशन 7500 आएगा या कुछ और। तो सवाल ये है कि भैया डेप्रीसिएशन का अमाउंट, लेकिन उसका जवाब ये है कि यहाँ पे 7500 डेप्रीसिएशन इस बार नहीं आएगा। देखो मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसे ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कहा जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था, याद दिला देता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जिस डेट पे हमने जितने में एसेट को ख़रीदा है उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए जो कॉस्ट है ये हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है 1 अक्टूबर की, क्योंकि इसी डेट पे इसे ख़रीदा था। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे हम एक बार जो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं हर साल वही चार्ज करते हैं। एक बार जो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं मतलब एक बार जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं हर साल वही डेप्रिसिएशन हम फॉलो करते हैं। यही स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दे दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1.5 लाख की एसेट थी, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना है 7500। तो बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था कि डेप्रिसिएशन जो होता है इसमें फिक्स होता है, तो हर साल 75 लगाओ ना। नहीं बच्चों, मैंने ये भी कहा था कि बच्चों पूरे साल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। 7500 क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन था? नहीं, वो सिर्फ कितने महीने का था, 6 महीने का। क्योंकि पहले साल जो मशीन यूज़ हुई वो सिर्फ अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज़ हुई, लेकिन जब दूसरे साल मशीनरी यूज़ होगी वो कब से कब तक होगी, अप्रैल से लेके मार्च तक, यानी कि पूरे साल यूज़ होगी 12 महीने। तो अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख। 1.5 लाख पे अब पूरा लगेगा पूरे साल का 10%, डेट इज़ 15,000 रुपीज़। तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख, इनटू में 10%, यानी कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा पूरा 15,000 रुपये। तो यहाँ पे वही सेम कहानी बाय बैलेंस CD, ठीक है। अब इसको माइनस करके यहाँ पे बैलेंस CD लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा March 31 और ये आ रहा है 1,27,500 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं करना है। अभी हमने 1 साल 2 साल, अभी हमने 2 साल किया है। 2 साल के बाद हमें कौन कितने सालों के लिए बोल रहा है, 3 सालों के लिए। तो यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे। यहाँ भी कितना आ जाएगा 1,42,500 एंड 1,42,500। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, और हमारे पास बैलेंस BD कितना बचा है 1,27,500। कुछ नहीं किया, फिर से इसको हमने पूरे साल यूज़ किया और March 31 को जो है यहाँ पे हमने फिर से क्या लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन फिर से कितना लगेगा बच्चों, फिर से लगेगा 15,000 रुपये। और यहाँ पे March 31 बाय बैलेंस CD। तो बाय बैलेंस CD में इसको माइनस कर दो तो 1,12,500 ये आएगा इसका बैलेंस CD। तो 1,27,500 1,27,500 क्लियर है। तो यहाँ पे उसके बाद 3 सालों का अकाउंट हमें बोला था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों सालों का बना लिया। अब लास्ट में इसको क्या करते हैं, इसके एंड कैसे करते हैं बच्चों, इसको सिर्फ ओपन करके हम छोड़ देते हैं। तो अप्रैल 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD में अगर आप देखो 1,12,500 ख़त्म।
तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आज हमने नया क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि भैया अगर ईयर के मिड में एसेट को ख़रीदा जाए तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है उस साल में, और उसके बाद कैसे कैलकुलेट किया जाता है पूरे साल का डेप्रिसिएशन 15,000, ये सीखा। अब इसी के अकॉर्डिंग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें कुछ और नई बातें सीखेंगे। चलिए देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि XYZ कंपनी ने क्या वैन खरीदी है एक 2 लाख रुपए की, वो भी GST के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम GST में पढ़ेंगे कि GST डेप्रिसिएशन पे कितना इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है। चेक से उन्होंने ख़रीदा है 1 अप्रैल 2017 को। अच्छा, यहाँ पे अगर ये चेक नहीं भी लिखता तब भी मैंने क्या कहा है कि हम डेप्रिसिएशन के अंदर जब भी मशीनरी खरीदेंगे, कोई एसेट खरीदेंगे, वो बैंक के थ्रू ही खरीदेंगे, तो इससे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कि अराउंड 1 अप्रैल 2018 अनदर वैन वॉज परचेज फॉर रुपीज़ कितना 1 लाख, उसने एक और वैन खरीदी, वो भी GST के साथ। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10%, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। शो द वैन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों का अकाउंट है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगर देखो बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में एक ही एसेट खरीद रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने 2 एसेट्स को परचेज किया है, बस उनका ईयर अलग अलग है। एक का है 1 अप्रैल 2017 तो दूसरे का है नेक्स्ट ईयर है 2018। तो यहाँ पे जो रोल प्ले किया है वो GST ने किया है। इसका GST का चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन पे कितना इफेक्ट आएगा, उसके लिए हम पहले इसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। जर्नल एंट्री GST, अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो या कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो, तो जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो आपकी जो एसेट है तो वैन अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा, आपकी एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी वैन कितने की है, 2 लाख रुपए की। GST अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, तो GST आपको पे करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो GST आपके लिए एक एक्सपेंस बन जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने जर्नल एंट्री में सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट IGST। जब हम GST पे करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं, इनपुट IGST 12% यानी कि 24,000। चेक से पेमेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक, हमारी एसेट जो है वो कम हो गई। टू बैंक अकाउंट कितना, 2,24,000 रुपीज़। अगर अब आप ध्यान दो यहाँ पर बेटा, आप यहाँ पे 3 अकाउंट ओपन कर चुके हो, वैन अकाउंट, GST अकाउंट, ठीक है, और एक आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिया है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, इन तीनों अकाउंट में से आप पीछे कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, सिर्फ वैन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। तो वैन अकाउंट आप बना रहे हो, वैन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है बच्चों, 2 लाख रुपए से। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में कभी भी उसका नाम नहीं लिखते, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, हमेशा उसका अपोजिट रीज़न आएगा। तो उसका अपोजिट रीज़न क्या है, बैंक। वैन का डेबिट होने का रीज़न है बैंक, तो बैंक जो है वो क्या हो जाएगा, अब वैन के अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि वैन आ नहीं सकता। तो GST का इस डेप्रिसिएशन के अंदर GST का कोई भी रोल नहीं होता। हाँ, अगर स्कूल वाले कहते हैं कि इसकी एंट्री पास करके दिखा दो, वो स्पेसिफिकली लिखा जाएगा। 1% चांस है या 0.5% चांस है कि वो बोले, अदरवाइज़ वो नहीं बोलेंगे, और एंट्री आपको आती है तो एंट्री यही होती है। लेकिन अगर वो एंट्री नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, तो ये GST को आपको इग्नोर करना है। GST का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा डेप्रिसिएशन के अंदर। तो यहाँ पे वैन अकाउंट हुआ डेबिट बैंक की वजह से 2 लाख रुपए से। तो इवन GST का अमाउंट भी कंसिडर नहीं किया हमने। तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझाई है। देखो, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आगे जाके थोड़े लेंदी हो जाते हैं, टफ़ हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ़ हो जाती है। तो हम बार बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, हम बार बार ये नहीं देखते कि मशीनरी 1 कब खरीदी है, मशीनरी 2, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो एक शॉर्टकट मैंने अपनाया है कि इतनी सारी इंग्लिश जो यहाँ पे लिखी है, इस इंग्लिश को इग्नोर करके हम पूरा क्वेश्चन एक शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसको मैं शॉर्टकट बोलता हूँ। तो मैंने शॉर्टकट क्या लिखा कि वैन 1 कब खरीदी, उसकी डेट लिख ली, वैन 2 कब खरीदी, उसकी डेट लिख ली, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है वो लिख लिया, कौन सा मेथड है और कितने सालों के लिए हमें अकाउंट्स बनाना है। तो पूरा क्वेश्चन मेरा इतने में फ्रेम हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो इसको बोलता हूँ मैं शॉर्टकट। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन करो तो उसका शॉर्टकट लिखो, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं भी आगे के क्वेश्चन शॉर्टकट से ही सिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। पहली मशीनरी देखो साफ साफ लिखा है 2017 अप्रैल 1 को ख़रीदी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे अब, टू बैंक अकाउंट, वैन जो आई है हमारे पास कितने की आई है, 2 लाख रुपए की। पीछे मैंने जर्नल भी सिखा दी। इसमें उसमें इसमें किसका रोल प्ले नहीं होगा, GST का। क्लियर है। अब 2017 में
पूरे साल, ये साल शुरू कब हुआ है? अप्रैल 1 2017, ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2018। क्या इन बिटवीन हमने कोई और एसेट परचेज़ की है इस साल में 2017 में? नहीं। हमने जो एसेट परचेज़ की है वो हमने अगले साल 2018 1 अप्रैल में परचेज़ की, यानी कि मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद दूसरा साल लग जाता है। तो हमने जो दूसरी वैन परचेज़ की है वो दूसरे साल परचेज़ की है। तो इस साल हमने सिर्फ एक ही वैन परचेज़ की है, इस एक ही वैन को हमने पूरे साल यूज़ किया है। 31 31, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख का 10% कितना हुआ बच्चों? 20,000 रुपये। सेम वही बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस ईडी। 2 लाख में से 20,000 यूज़ कर लिए, बची कितने की वैन हमारे पास? 1,80,000 की, मार्च 31। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये करनी है कि यहाँ पे आपके पास, आपको पता है कि आपके पास दो एसेट हैं सेम, दोनों ही एसेट जो आप खरीद रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर वैन भी खरीदवा रहा है, ट्रक भी खरीदवा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन मशीनरी का है तो हर बार सिर्फ मशीनरी की ही बात होगी, अगर क्वेश्चन वैन का है तो हर बार सिर्फ वैन की ही बात होगी, कोई और एसेट बीच में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि एक ही अकाउंट हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने वैन, पहली वैन खरीदी है उसको हम नाम दे देते हैं V1, वैन 1, सिर्फ V1। क्लियर है? तो वो आगे आपको पता पड़ जाएगा मैंने नाम क्यों दिया है। यहाँ पे टोटल लिख दीजिए 2 लाख और 2 लाख। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2018 आ गया हमारा, अप्रैल 1 आ गया। यहाँ पे तो जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले उसे ओपन कर लो। टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास? 1,80,000 रुपीज़। अब इस साल हमने एक और वैन खरीदी है 2018 में, 1 लाख रुपए की वैन खरीदी है। तो बेटा 1 लाख की खरीदो चाहे 10 लाख की, वैन की जो जर्नल एंट्री होगी वो तो यही होगी, क्योंकि वो भी आपने GST के साथ ही खरीदी, तो जर्नल यही रहने वाली है। 1 लाख उसका GST लग जाएगा और यहाँ पे टोटल। तो जब भी आप कोई नई एसेट खरीदो हमेशा हमेशा एंट्री यही रखना, टू बैंक अकाउंट। जब भी कोई नई एसेट खरीदी जाएगी तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आएगा ही, और जर्नल में पीछे समझा चुका हूँ। और उसका नाम क्या दे देंगे बच्चों? वैन 1 और वैन 2। वो कौन सी वैन हो जाएगी? वैन 2 हो जाएगी। नाम देना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम 3-4 एसेट्स सब खरीदेंगे, ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन में हमने एसेट्स को बेचना भी है, खरीदना भी है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम हर एक एसेट को उसका नाम दे देते हैं। ये वैन 1 है और ये वैन 2 है। तो वैन 2 हमने कितने की खरीदी है बच्चों? 1 लाख रुपए की वैन 2 हमने खरीदी है, क्वेश्चन में भी यही लिखा है। अब इसके बाद कुछ नहीं किया हमने, पूरे साल इन्हीं मशीनों को हमने यूज़ किया है। यूज़ का मतलब होता है बेटा डेप्रीशिएट किया है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा ये डेप आप नहीं लिख सकते, याद रखना, शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं लिखने, आपको पूरा लिखना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, ऊपर जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैन थी, तो हमने एक ही डेप्रिसिएशन लगाया है। लेकिन इस बार हमारे पास जो यूज़ करने के लिए वैन है बच्चों वो कितनी है? 1 और 2 वैन। तो डेप्रिसिएशन भी कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, क्योंकि वैन यानी कि एसेट भी कितनी है? 2। तो वैन 1 पे तो ओरिजिनल कॉस्ट है, एक बार जो डेप्रिसिएशन लगा दिया पूरे साल का हर बार वही लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, तो हर साल कितना लगता रहेगा? 20,000। अब वैन 2 कितने की खरीदी हमने? 1 लाख की। इसको भी अप्रैल से लेके मार्च तक यूज़ किया, तो इसका पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बच्चों? 1 लाख का 10% 10,000, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन जो लगा वो लगा 30,000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD। तो बैलेंस शीट में इस बार क्लोजिंग बैलेंस में हमारे पास 2 एसेट है। पहले वाले क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ वैन 1 थी, लेकिन इस बार वाले क्लोजिंग बैलेंस में वैन 1 भी और वैन 2 भी है। तो देखो, कह रहे वैन 1 1,80,000 की थी, कितने यूज़ कर ली? 20,000। तो अभी भी कितने की बची है? 1,60,000 की वो बची है। कह रहा वैन 2 जो है वो 1 लाख की थी, पूरे साल हमने कितने की यूज़ कर ली? 10,000 की हमने वो यूज़ कर ली। तो अभी भी कितने की बची है? 90,000 रुपये की बची है। तो टोटल एसेट हमारे पास कितने की है? 2.5 लाख रुपए की टोटल एसेट अभी भी हमारे पास है। इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2,80,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2,80,000 रुपये। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने क्लोज़ किया था उसे ओपन करते हैं 2019 को, अप्रैल 1। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? 2
बैलेंस BD, लेकिन बैलेंस BD में इस बार हमारे पास वैन 1 भी है और वैन 2 भी है। तो वैन 1 है हमारे पास 1,60,000 की और वैन 2 कितने की है बच्चों, 90,000 की, टोटल 2.5 लाख। इस साल 2019 में हमने कोई और एसेट नहीं खरीदी, सिर्फ 2 ही वैन खरीदी है। तो सेम वही कॉपी पेस्ट कर देंगे। 2020 मार्च 31 यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैन 1 और वैन 2। डेप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है। तो 30,000 टोटल डेप्रिसिएशन इस बार भी लग जाएगा। और यहाँ पे मार्च 31 यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD वैन 1 वैन 2। तो वैन 1 कितने का बैलेंस CD, 1,60,000 की थी, कितनी यूज़ कर ली, 20,000 यूज़ कर ली, तो 1,40,000 की वो बची। 90,000 की थी सेकंड कितने यूज़ कर ली, 10,000 सेकंड यूज़ कर ली, तो 80,000 की जो है वो सेकंड बची। ठीक है, तो ये कितने की बची है, 2,20,000 रुपीज़। इसे कर दो यहाँ पे क्लोज, कितना आ जाएगा, 2,50,000 एंड 2,50,000 रुपीज़। जो अब देखो हमसे 3 साल के अकाउंट मांगे थे, 1 साल 2 साल 3 साल ख़त्म। तो बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, बस इसको ओपन करके आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, वैन 1 वैन 2 का कितना, 1,40,000 एंड 80,000, टोटल 2,20,000 रुपीज़। क्लियर है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने 2 न्यू एसेट्स को परचेज़ करना सीखा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर 2 एसेट आ जाती हैं तो उनको कैसे हमने डील करना है। वैन 1 और वैन 2 लिखना कंपलसरी है, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक फ़र्नीचर ख़रीदा है, 1 अक्टूबर 2016 को ख़रीदा है 50,000 रुपीज़ का। कह रहा हूँ 1 अक्टूबर 2017 अनदर फर्नीचर वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख। यानी कि पहले हमने फर्नीचर 1 ख़रीदा, फिर हमने फर्नीचर 2 ख़रीदा, फिर उसके बाद कह रहा है एडिशंस वर मेड ऑन 35। एडिशंस वर मेड ऑन का मतलब होता है बच्चों और एक और एसेट खरीदी, यानी कि एक और फर्नीचर ख़रीदा। एडिशंस का मतलब होता है और ऐड करना, यानी कि हमने फर्नीचर 3rd भी ख़रीदा है और उसकी डेट देखो 31 मार्च 2018 को ख़रीदा है, वो भी 20,000 रुपयों का। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम चार्ज किया जा रहा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के साथ। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन का पहले शॉर्टकट लिख लेते हैं, जो कि लिखा भी हुआ है मैंने। 1 अक्टूबर 2016 को F1 खरीदी, 1 अक्टूबर 2017 को F2 खरीदी और 31 मार्च 2018 को F3 खरीदी। आप चाहो तो आप इसके साथ साथ उसका अमाउंट भी लिख सकते हो, 50,000 अपने उसके लिए जैसे आपको ठीक लगे। 50,000 और कितने की है, 1 लाख और 20,000। क्लियर है, डेप्रिसिएशन 10%, स्ट्रेट लाइन 3 सालों का हमें अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई वो नहीं है, सेम वही थ्योरी है, वही कॉन्सेप्ट है, वैसे ही चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो 2016 में हमने परचेज़ किया है, वो भी कब, अक्टूबर 1 को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, और इस बार एक से ज़्यादा एसेट है तो फर्नीचर 1 उसका नाम हम दे देते हैं। तो फर्नीचर 1 कितने का ख़रीदा है हमने, वो हमने ख़रीदा है रुपीज़ 50,000 का। तो 50,000 इस साल 2016 से 31 मार्च 2017 तक और कोई एसेट हमने नहीं ख़रीदी, तो इस साल सिर्फ यही एसेट हमने ख़रीदी है करंट ईयर में। तो इसको वैसे ही क्लोज़ कर देंगे मार्च 31। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन जो है इस बार जो लगेगा वो 50,000 पे लगेगा, 10% लगेगा। लेकिन बच्चों ध्यान दो कितना लगेगा, 6/12, क्योंकि एसेट को अक्टूबर से मार्च यूज़ किया जा रहा है, तो सिर्फ 2500 ही डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होगा। फिर उसके बाद हमें सेम वही करना है कि मार्च 31 को यहाँ पे क्या लिख देना है, बाय बैलेंस CD, किसका, F1 है हमारे पास, कितने की बची, 47,500 रुपीज़ की। यहाँ पे टोटल कर देंगे, यहाँ भी 50,000 आ जाएगा और सामने भी इसका 50,000 अमाउंट आ जाएगा। तो जो इस साल हमने क्लोज़ किया है नेक्स्ट ईयर 2017 को, अप्रैल 1 को इसको ओपन कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिएगा टू बैलेंस BD,
और ये कौन सी एसेट है, F1 है, वो भी कितने की 47,500 की है। अब इस करंट ईयर में 2017 में आपको ये बताना है कि 2017 में आपने और एसेट कितनी एसेट खरीदी है। 2017 में ये तो खरीदी है अक्टूबर में, क्या एक ही एसेट खरीदी है, ये एक और बेटा ये देख रहे हो 31 मार्च 2018। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस डेट को लेकर। ये जो 31 मार्च 2018 है ये कौन से ईयर का क्लोजिंग है, आपको ये बताना है। बेटा देखो कोई भी अकाउंटिंग ईयर अगर अप्रैल से शुरू होता है तो वो क्लोज कब होता है, 31 मार्च में। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसी ईयर के माने जाते हैं। यानी कि अगर ये ईयर 2017 से शुरू है तो ये ख़त्म कब होगा, 2018 में 31 मार्च में, है ना। तो 31 मार्च 2018 के अंदर और उससे पहले जितनी भी एसेट्स खरीदी जाएंगी वो इसी करंट ईयर की मानी जाएंगी, 17 से 18 वाले की। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पे जो एसेट खरीदी गई है वो खरीदी गई है 31 मार्च 2018, मतलब बिल्कुल ईयर के एंड में। तो ये ईयर शुरू कब हुआ होगा, जाहिर सी बात है 2017 अप्रैल 1 में शुरू हुआ होगा। तो ये ईयर कौन सा है, 2017। तो 17 में अगर चाहे आपने 31 मार्च को एसेट खरीदी है तो वो एसेट कौन से ईयर की मानी जाएगी, 17 की ही मानी जाएगी, क्योंकि वो इसी ईयर का एंड है। क्लियर है। तो जो हमारा 2017 ईयर है इसके अंदर हमने 2 एसेट खरीदी है, इसमें F2 भी खरीदी है और F3 भी खरीदी है, बिल्कुल एंड वाले डे में जाकर, ठीक है, बिल्कुल एंड में। तो ये आप ये चीज़ खासा ध्यान रखें, भूलें ना इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में टीचर्स बहुत बार यही वाला क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे डेट में कंफ्यूज हो जाए। लेकिन उसको यहाँ पे शो कैसे करना है। एक एसेट तो आपने अक्टूबर 1 को ख़रीदी है, तो यहाँ पे उसका क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट F2, ठीक है ना। F2 आपने कितने रुपए की ख़रीदी है, F2 आपने ख़रीदी है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसी ईयर में 2017 के ईयर के एंड में 2018 मार्च 31 को आपने F3 खरीदी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे नाम आएगा F3। करंट ईयर यानी कि 2017 में हमने 2 एसेट खरीदी और F3 हमने कितने की खरीदी है, वो खरीदी है हमने 20,000 रुपीज़ की। क्लियर है। तो ये वाली चीज़ का खासा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस डेट को ध्यान रखें। अब यहाँ पे बात वही आती है जो हर बार हम कर रहे हैं, इस बार भी वही करेंगे। 2018 मार्च 31 को क्या लगाएंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे पास जो एसेट है वो है F2 एंड F3। चलिए F1 तो पिछले साल उसको ख़रीदा था 50,000 में, तो अक्टूबर से मार्च यूज़ किया था, लेकिन इस बार अप्रैल से मार्च यूज़ यानी पूरे साल। तो पूरे साल इस बार 2,500 डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा बच्चों, कितना लगेगा इस बार, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000। क्लियर है, गलती मत करना, 2,500 मत लगा देना, पूरे साल का लगाना ओरिजिनल कॉस्ट पे। F2 कब खरीदी है हमने, F2 अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर से लेके कहाँ तक यूज़ हो रही है, मार्च तक। यानी कि 1 लाख का 10% 6 मंथ का लगाना पड़ेगा आपको, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 5,000 रुपये, क्योंकि पूरे साल का हम नहीं लगा सकते। यूसेज कितना है, अक्टूबर से मार्च, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। F3 में डेप्रिसिएशन लग रहा है क्या, क्योंकि डेप्रिसिएशन 31 मार्च तक लगता है और ये एसेट भी कब खरीद रहे हैं हम, 31 मार्च को ही खरीद रहे हैं। तो बच्चों एक दिन का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया जाता, तो इसका डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगा नील। कोई डेप्रिसिएशन, भले ही आप इसको नहीं भी लिखोगे F3 को तो चलेगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। F3 क्या हो गया, नील। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है सिर्फ कितना लग रहा है, F1 का और F2 का 10,000 रुपीज़ बस, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो मार्च 31 अब यहाँ पे बाय बैलेंस CD जो आप कर रहे थे वही करेंगे, F1 F2 एंड F3। F1 कितने की थी, 47,500, कितना यूज़ कर लिया उसको, 5,000, तो कितने की बची, 42,500 की। F2 कितने की थी, 1 लाख, कितना यूज़ कर लिया, 5,000, कितने की बची, 95,000 रुपीज़। F3 कितने की थी, 20,000, यूज़ कितना हुआ, 0, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो कितने की बची है, पूरे के पूरे जितने की थी उतने की ही वो बच गई है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1,57,500 रुपीज़ इसका टोटल, ठीक है। तो ये वाला ईयर हम कर देते हैं क्लोज़।
यहाँ पे भी आ जाएगा। इसका टोटल कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है हम लिख देंगे 1,67,500 और जस्ट इसके सामने 1,67,500 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अब जो आपने क्लोज़ कर दिया नेक्स्ट ईयर 2018 में, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। हमारे पास F1 है, F2 है एंड F3 है। तो F1 जो है वो है 42,500, F जो है 2 है वो है 95,000 और F3 जो है वो है 20,000। तो यानी कि ये है 1,57,500। कुछ नहीं करना, इस साल हमने और कुछ ख़रीदा नहीं है। बस ईयर के एंड में जाके 2019 में मार्च 31 क्या लगा देंगे बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट F1, F2, F3। इस बार सारी एसेट्स जो है, तीनों की तीनों एसेट अप्रैल से लेके मार्च तक यूज़ की गई है। तो F1 के ओरिजिनल कॉस्ट है, देखो यहाँ पे 50,000 जितने में ख़रीदी थी, तो वही सेम डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 5,000 10%। F2 जो है वो पहले साल अक्टूबर में ख़रीदी थी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने का लगा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर अप्रैल से लेके मार्च यूज़ किया गया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे, 1,00,000 रुपये पे 10%, यानी कि 10,000 रुपीज़। और F3 पिछले साल डेप्रिसिएशन नहीं लगा था क्योंकि ईयर के एंड में ख़रीदी थी, लेकिन अगले साल तो वो अप्रैल से लेके मार्च यूज़ हुई है, तो 2,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, 20,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 17,000। अब यहाँ पे वही सेम करना है। तो बच्चों बैलेंस CD मैंने लिख दिया है। F1 थी 42,500, उसमें से मैंने 5,000 का यूज़ कर लिया, तो कितने की बची 37,500। F2 थी 95,000 की, उसको मैंने कितना यूज़ कर लिया, 10,000 डेप्रिशिएट कर दिया, 85,000 की बची। और F3 20,000 की थी, उसको मैंने कितना यूज़ कर लिया, 2,000, वो कितने की बची, 18,000 की। तो हमसे 1 साल, 2 साल और 3 साल के अकाउंट्स मांगे थे, हमने शो कर दिए। अब नेक्स्ट ईयर हमने उसको ओपन करके छोड़ दिया। क्लियर है बच्चों। तो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, वो प्लीज़ कर लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करेंगे तो डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।